नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के साथ मैं रविंद्र चौहान। मीडिया द्वारा सैकड़ों खबरें रोजाना लोगों को दिखाया और सुनाया जाता है। उनमें से कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, हम में से हजारों लाखों लोगों पर इसका दीर्घकालीन असर होता है। ऐसे मुद्दों पर हमें रुक कर विचार करने की ज़रूरत है। आज इस विशेष कार्यक्रम में ऐसी कुछ खबरों पर हम गहन मंथन करने की कोशिश करेंगे जो पिछले सप्ताह सुर्खियों में रही और आगे तक इसका असर हमारे ऊपर रहने वाला है। स्वागत है आपका खबरों की खबर कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर में फैले ड्रग्स कारोबार और इसके खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की। पिछले कुछ सालों से पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रग्स तस्करी के मामले या तो बढ़े हैं या फिर इसके खिलाफ हुई कार्रवाई के चलते ज़्यादा से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन ड्रग्स बरामद न हुआ हो। हमने अब तक ड्रग्स के खिलाफ चलाए अभियान की बेहिसाब खबरें दिखाई हैं। ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाने के लिए असम सरकार ने जुलाई 2021 में पुलिस और विभिन्न एजेंसियों द्वारा बरामद किए गए 163 करोड़ के ड्रग्स को जला दिया था। कुछ इसी तरह के कदम पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य भी उठा रहे हैं। इस सवाल का जवाब फिलहाल मुश्किल है कि हमें ड्रग्स को जड़ से समाप्त करने में सफलता कब तक मिलेगी। ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान जोर जरूर पकड़ रहे हैं, लेकिन इसे जड़ से खत्म करना मुश्किल है। आखिर ड्रग्स को कौन और कैसे तस्करी कर रहा है, ये जानना भी जरूरी है। असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ड्रग्स के खिलाफ विभिन्न एजेंसियां जोरदार अभियान चला रही हैं। इन राज्यों में ड्रग्स के फूलने से कई बुरे प्रभाव देखने को मिले हैं। ड्रग्स की खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था पर इससे बुरा असर पड़ा है। ड्रग्स के कारण इस क्षेत्र में संगठित अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ड्रग्स के रूप में मेथेम्फेटामाइन, हेरोइन, अफीम, गांजा, कोकीन, कफ सिरप, याबा टैबलेट्स, फेंसिडाइल सिरप, ब्राउन शुगर का बरामद होना आम बात है। ये सभी नशीली दवाओं में याबा टैबलेट्स का कारोबार तेज गति से हो रहा है। भारतीय युवाओं में इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। कहा जाता है कि याबा की एक गोली से अभी तक युवाओं में प्रचलित फेंसिडाइल कफ सिरप के मुकाबले करीब 2 गुना असर होता है और इसे क्रेजी मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को ड्रग्स मुक्त करना कठिन कार्य है, जिसमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा अभियानों के साथ ही समाज को जागरूक होने की जरूरत है। आपको दिखाते हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव के असिस्टेंट न्यूज एडिटर पिनाकी दास द्वारा भेजी ये रिपोर्ट। ड्रग्स का जो मेनेस है, ये त्रिपुरा में पहले ड्रग्स इतना नहीं था, पर यहाँ से त्रिपुरा को यूज़ किया जाता था एक कॉरिडोर, जहाँ से कॉफ सिरप, फेंसिडिल और गांजा यहाँ पे उगाए जाते थे। पर ये जो सरकार नया आया था त्रिपुरा में, बीजेपी सरकार, जो 2018 मार्च में यहाँ पे आया था, यहाँ पे आके बिप्लब देब सरकार जो मुख्यमंत्री बने बीजेपी के, उन्होंने पहला जो कदम लिया वो ड्रग्स के अगेंस्ट में और उन्होंने गांजा के अगेंस्ट में उन्होंने ऐलान किया कि त्रिपुरा को नशा मुक्त त्रिपुरा बनाएंगे और उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिया ताकि वो अपने ऑपरेशन कर सके और त्रिपुरा को नशा मुक्त कर सके। पर धीरे धीरे जो देखा गया, गांजा, काफ़ी मात्रा में गांजा यहाँ पे पकड़ा गया और इसके साथ एक नया चीज़ जो पकड़ा गया कफ सिरप के सिवा, वो है याबा टेबलेट। जो याबा बोला जाता है कि म्यांमार से ये मिज़ोरम होके या मणिपुर होके त्रिपुरा में घुसता है और कभी कभी असम के रास्ते घुसते हैं, तो नहीं तो कभी कभी मिज़ोरम के रास्ते घुसते हैं। और ये त्रिपुरा के लिए एक बड़ा सरदर्द हो गया, त्रिपुरा सरकार के लिए, पुलिस के लिए। पर साथ ही साथ ये भी देखा गया कि गांजा तो जब सरकार एकदम बना था तब काफ़ी मात्रा में कम हो गया था, पर फिर इसका प्रकोप थोड़ा बढ़ा है और ये रिसेंट ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-4 बार कहीं ना कहीं गांजा काफ़ी मात्रा में पकड़ा जाता है त्रिपुरा के, क्योंकि गांजा एक ऐसा चीज़ है जो इजी इनकम देते हैं लोगों को, क्योंकि हर एक किलो गांजा का लगभग 5,000 से ऊपर, हमें जो बताते हैं पुलिस, 5,000 से ऊपर ओपन मार्केट में बेचते हैं। तो इजीली और इजी मनी के चक्कर में
लोग ये गांजा के ट्रैप में पड़ते हैं। और सिर्फ गांजा ही नहीं, गांजा के साथ जोड़ जाता है, अभी जो दिखा जा रहा है आर्म्स भी मिल रहा है। एक ग्रुप होता है, एक नेक्सस होता है इसमें, जो नशीली चीज़ उसके साथ आर्म्स भी धीरे धीरे जोड़ जाते हैं। तो ये सब मिल के त्रिपुरा में कोशिश तो है सरकार का इसको नशा मुक्त और ड्रग्स फ्री करने का, पर कहाँ तक कर पाएंगे ये वक्त ही बताएगा। और इसके लिए ये सरकार बोल रहा है कि वी आर कमिटेड ये त्रिपुरा को नशा मुक्त करने के लिए, पर ये इसके साथ ये भी है नए नए तरीके से ये ड्रग्स लाया जा रहा है। और मेनली सिंस त्रिपुरा के तीनों तरफ बांग्लादेश है और बीएसएफ भी काफ़ी मात्रा में प्रोएक्टिव हुए हैं, पर यह भी सही है बीएसएफ के कुछ ऑफिसर्स और जवान मारे भी गए हैं ये ड्रग्स पकड़ने के जो कोशिश किए उनके ऊपर अटैक्स हुआ है। ये सब मिला के अभी परिस्थिति ये है, कम तो हुआ है पर पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। आगे देखा जाएगा किस तरफ ये मोड़ लेता है। कैमरा पर्सन विश्वजीत दे के साथ पिनाकी दास फॉर नॉर्थ ईस्ट लाइव फ्रॉम अगरतला। असम के पड़ोसी राज्यों के साथ जुड़े सीमाई इलाकों में ड्रग्स तस्करी एक बड़ी समस्या है। यहाँ कुछ लोगों की मिलीभगत से तस्करी का धंधा अभी भी फल फूल रहा है। हमारे संवाददाता विक्रम सरकार ने कछार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमनदीप कौर से बातचीत की है। असम के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं जितने भी ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ी गई है वो काफ़ी हद तक सफल हुई है। और इसके चलते हम लोग देख रहे हैं कि मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी ये सरकार फिर से एन बीरेन सिंह सीएम बनने के बाद वो फिर से काफ़ी सख्त रवैया अपना रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ। हमारे साथ कछार के एसपी हैं डॉक्टर रमनदीप कौर जी। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं, पिछले कई दिनों तक पूरे असम के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ, बराक वैली, कछार में भी बहुत सारी रेड्स हुई, बहुत करोड़ों के सामान जब्त हुए। इसको लेके क्या लगता है, ये सूत्र क्या है, क्यों आता है, ये पूरा समाज पे जो इफेक्ट कर रहा है यंग जनरेशन को, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स इज़ एन ईजी वे कि जिससे हमारे यूथ गुमराह होते हैं, जिससे हमारे यूथ नेशनल डेवलपमेंट से परे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिस तरह से ड्रग्स बॉर्डर क्रॉस करके, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमारी कंट्री में एंटर कर रहे हैं और उसके बाद विभिन्न प्रांतों में जा रहे हैं। और पहले तो ट्रांसपोर्ट होता था, अभी असम में भी कंजम्पशन है। तो दिस इज़ अ वेरी बैड ट्रेंड एंड इट्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल डेवलपमेंट इन द लॉन्गर रन। सो मेरे विचार से ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके लिए सरकार की तरफ से चेष्टा भी की जा रही है, और किंतु इसमें और काम करने बाकी हैं। ये जो मैक्सिमम देखा जा रहा है, जो कंजम्पशन की बात है, ये ड्रग्स जो है मैक्सिमम यंग जनरेशन इसमें ज़्यादा झुकाव लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, यंग जनरेशन पैसा बनाने के चक्कर में वो लोग पैसा भी लगाते हैं इसमें। तो इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए प्रशासन या सरकार को कैसा कार्रवाई करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? प्रशासन, सरकार, स्कूल ये तो अपनी एक कार्रवाई करते हैं, किंतु जहाँ तक ड्रग्स का कंजम्पशन का सवाल है, ये एक सोसाइटी का विषय है, ये एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। सो मेरे हिसाब से मेरा विचार है कि इसमें सबका सहयोग ज़रूरी है। इसमें पेरेंट्स का सहयोग ज़रूरी है, इसमें मित्रों का सहयोग ज़रूरी है, इसमें पीयर्स ग्रुप का सहयोग ज़रूरी है, इसमें स्कूल्स का सहयोग ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स इसकी इन्फोर्समेंट बाय द गवर्नमेंट, प्रशासन की तरफ से, वो तो ज़रूरी है ही है। ये जो ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो काफ़ी गहरा है और इंटरनेशनल भी कनेक्टेड है। तो क्या इस वजह से ये सरकार जो है इतनी कोशिश करने के बाद भी इसको तोड़ नहीं पा रही, आपको ऐसा लगता है? देखिए, कोशिश ज़रूर जारी है, किंतु ऑफ कोर्स जैसे आप ही बताए हैं कि ये बहुत गहरा नेटवर्क है और इसकी सप्लाई चेन जो है उस पर बहुत असर हुआ है जो ऑपरेशंस इन द पास्ट ईयर्स किए गए हैं। किंतु इट्स अ वेरी मल्टी फेसेटेड काइंड्स ऑफ अ थिंग। इसमें मोर देन मनी, एज आई टोल्ड यू, नेशनल सिक्योरिटी एंगल इज इन्वॉल्व। सो इंटरेस्ट्स बड़े इन्वॉल्व हैं इसमें। सो इसको तोड़ने के लिए जितनी चेष्टा की जा रही है उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, जो कि किए जा रहे हैं, जो कि इन द लॉन्ग रन प्लान्ड हैं। तो आई एम श्योर कि विल विन इट ओवर। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सिलचर बहुत सारे राज्यों को जोड़ता है और हमने देखा है
पिछले टाइम भी जब ऐसे रेड्स में या जब्त किए गए जितने भी याबा टैबलेट्स हों या ड्रग्स हो, ब्राउन शुगर, हेरोइंस, ये सब आते हैं म्यांमार, मिजोरम से इस तरफ आ रहे हैं, आके भारत के दूसरे जगहों पे जाते हैं, या मणिपुर से आ रहे हैं, और मिजोरम में आता है वो म्यांमार से। अभी उस एरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, म्यांमार के बहुत लोग यहाँ पे घुस गए हैं। तो इसको लेके बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए क्या आप लोगों का भी चल रहा है? सी, बॉर्डर सिक्योरिटी इज़ अ लार्जर इशू। कुछ लोग जो इधर मूव करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, दैट आल्सो समवेयर गेट्स कनेक्टेड विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। सो मैम, एज ए गार्जियन ऑफ कछार, और आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एसपी हैं, इसके नाते और एक इंसान के नाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए इस ड्रग्स को लेके, स्पेशली टू द यूथ्स? See, my only thing is that in life there are various things much better than what we could say drugs. Drugs है कि आपको one time high देता है, but then it leads you into various debts. It leads you into financial debt. It leads you into emotional debt. It leads you into intellectual debt. So I feel कि there are various ways. Please channelize your energy into positive and please contribute to the national development. हमने बात की कछार के एसपी डॉक्टर रमनदीप कौर से, और उन्होंने एक बहुत ही वैलिड सा बात कहा है। सरकार और प्रशासन कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये कोशिश हमारे घर से, स्कूल से, सोसाइटी से भी आनी चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव, कैमरा पर्सन निर्मल मालाकर के साथ में विक्रम सरकार, सिलचर से। ड्रग्स की तस्करी और इसका सेवन कितना भयावह है, इसे दूसरी बार सत्ता संभालने वाले मणिपुर के मुख्यमंत्री भली भांति समझते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान को अपने एक्शन प्लान में प्रमुखता के साथ रखा है। नॉर्थ ईस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ वासपीर हुसैन के साथ बातचीत में मणिपुर के डीजीपी पी डोंगिल ने विस्तृत जानकारी दी। बातचीत में डीजीपी ने बताया कि नशा कारोबार के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर समाज में ड्रग्स की मौजूदगी कैसे संभव हो पा रही है। The drug dealers have deep transnational linkages. Is Myanmar the only source of the supplies which come into Manipur? Not only Myanmar, there are also some clandestine factories, as well as factories that are not located at one place, which can be shifted from place to place, because converting the opium from brown sugar is not so difficult. You need just very few basic equipments and some catalyst type of materials. That is why a lot of things come from Myanmar, that is true, but there is also definitely some process going on in the state as well. Right, you have been saying that insurgents have a nexus with drug dealers. Now, is drug trafficking, according to you, the main source of funds of the Northeast insurgent groups? What do you think? Well, it is one of the main source, but definitely I will not say it is the main source as such, but it is one of the main source for financing their organizations. Now, how serious is the police drug syndicate nexus in Manipur? At least 2 policemen have been found to be directly involved. Of course, you have taken action against them. We are doing our best to separate the good and the bad, and rewarding the good people and trying to take out the bad people from our forces. Regarding these 2 people that you have mentioned, one has been already dismissed from the service because that service rule under which he is, the person was a VDF, so we can do that. But the other one is government servant, I mean a proper government servant. So the process of DE after suspension has been initiated, and accordingly it will draw to its own conclusion. Okay, some senior officers are on the job. That's what the DGP is saying. Well, you know, I was talking to the Chief Minister, Mr. N. Biren Singh, a few days ago. He said some insurgent groups currently under suspension of operation agreement are supporting or backing villagers in growing poppy. First of all, see, it is true that the SOO groups some of them are indulging in this, and they are also actively encouraging it because, like you said, like we discussed earlier, it is one of their main sources of income. What we have been trying now in the last
in the last few days. What is different from the previous administration is that now we have found that, for example, the land belongs to only 4 categories of people. That is, one is the village chiefs in the Kuki areas, then the village authority in the Naga areas, then of course land which are like forest reserve land and the government caste land. So now we can identify all the lands, the revenue officers can identify these lands. So we will be binding them down under the different acts of CRPC and NDNPS, so that later when they cultivate again, that punitive action can be taken. But of course before that we will be warning them properly, in the sense that after all they are also our own citizens. Now you see, what is the main destination of the drugs you have been seizing? Is it Manipur or the Indian mainland, or do you think even beyond? Well, such a huge amount of drugs cannot be consumed in Manipur, and I'm sure we have not caught everything, but of course we have caught quite a bit of it. It is meant, a lot of it, most of it I would say is meant for the market that is outside, though some also are used up here in Manipur. तो हमारे एडिटर इन चीफ वासफीर हुसैन के साथ बातचीत में मणिपुर के डीजीपी ने कहा कि सिर्फ म्यांमार से ही जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है वो नहीं हो रही है, राज्य स्तर पर भी ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अफीम से किस तरह से ब्राउन शुगर बनाया जाता है, ये कोई बड़ा कारनामा नहीं करते हैं, बस 2-4 सामग्रियों की ज़रूरत होती है और उसके बाद ब्राउन शुगर बना लिया जाता है। तो राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इसकी जो इलीगल फैक्ट्री, जो उन्होंने कहा गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से बाहर ज़्यादातर जो ड्रग की सप्लाई होती है वो बाहर भेजा जाता है और बाकी जो ड्रग्स है वो राज्य में रह जाता है। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिन 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी इस रास्ते में आएगा और जो भी गलत काम करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में मुख्यमंत्री ने दोबारा शपथ ली है, लेकिन मुख्यमंत्री जब से दोबारा शपथ लिए हैं तब से उन्होंने खुली छूट दे रखी है पुलिस प्रशासन को कि ड्रग्स के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जाए। तो अब मणिपुर में पुलिस ड्रग्स के खिलाफ जोरदार कार्रवाई शुरू कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे।